तो हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को शायद अब तक पता चल चुका होगा, पीएयू सीईटी का रिजल्ट जो है वो आ चुका है। तो मैं आपको दिखाता हूँ रिजल्ट देखना कैसे है। उसके बाद कौन कौन से कोर्सेज आप सीईटी अंडर ले सकते हैं, कौन कौन से रैंक के बच्चे काउंसलिंग में अप्लाई कर सकते हैं, काउंसलिंग्स एक होंगी या दो होंगी, रिजर्वेशंस कितने कितने परसेंट है, कितनी परसेंट सीट्स एससी में है, स्पोर्ट्स कोटा में है, या और जितनी भी रिजर्वेशंस है। और लास्ट में मैं आपको स्कॉलरशिप्स के बारे में भी बता के जाऊंगा, और एंड में आप सभी के क्वेश्चंस भी मैं लूँ। तो काफी कुछ होने वाला है। आराम से दिल थाम के बैठिए और खुला टाइम लेके बैठिए। ये है भाई आपकी पीएयू की ऑफिशियल साइट, ठीक है। और आप लोगों को पता ही है, वैसे आप लोगों ने होपफुली रिजल्ट देख भी लिया होगा तक, लेकिन एक दो बच्चों ने नहीं देखा था, उनको पता नहीं चल रहा है कैसे देखना है, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। यहाँ पर आता है पीएयू रिजल्ट्स का ऑप्शन, और ये है रिजल्ट ऑफ सीईटी। अगर आप अदर स्टेट के डोमिसाइल कैंडिडेट्स हैं, पंजाब के बाहर किसी और स्टेट से हैं, तो यहाँ पे क्लिक करना नहीं, यहाँ पे क्लिक करना। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका जी रिजल्ट। आप अपनी कैटेगरी वाइज यहाँ पे रिजल्ट को डाउनलोड करके देख सकते हैं। लाइक अगर आपकी ऐसे कैटेगरी है तो आप ऐसी कैटेगरी का रिजल्ट देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप जनरल कैटेगरी का रिजल्ट देखिए। जो भी आप कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी का आप रिजल्ट यहाँ से देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जनरल कैटेगरी का यहाँ पे मैं जब ओपन करता हूँ तो यहाँ पर ये हो जाएगी पीडीएफ होपफुली डाउनलोड एंड ओपन, ये हो जाती है। तो यहाँ पे आप अपना रोल नंबर के विद रिस्पेक्ट टू रैंक देख पा रहे हैं। जो भी आपका रोल नंबर होगा यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा। यहाँ पे अगर आप अपना रोल नंबर सर्च कर लेंगे, जो भी आपका रोल नंबर है, किसी का सर्च नहीं कर रहा, मुझे याद भी नहीं है वैसे किसी का। लाइक अगर आप अपना रोल नंबर यहाँ पे सर्च करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू रैंक आपको मिल जाएगा। रिजल्ट में सिर्फ रैंक लिखा होता है। तो ये वो कैंडिडेट्स की लिस्ट है जो फर्स्ट काउंसलिंग में एलिजिबल है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले तो, अगर आपका नाम इस लिस्ट में आ चुका है, इसका मतलब आप कट ऑफ क्लियर कर जाते हो और आप फर्स्ट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो, फर्स्ट काउंसलिंग में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन फर्स्ट काउंसलिंग में अप्लाई करने का मतलब ये नहीं होता कि 100% एडमिशन हो जाएगी। इसका मतलब क्या होता है, मैं आगे आने वाले सेक्शन में बताता हूं। तो इसका मतलब ये है कि आप फर्स्ट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो, और ये सारे कैंडिडेट्स फर्स्ट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। और ये मैं देख रहा था शायद 1000-1100 के आसपास तक ही है बच्चे जो एलिजिबल है। 1000 समथिंग, 1100 समथिंग, उससे ऊपर ये यहाँ पर लिस्ट नहीं है। मतलब उससे ऊपर जिनके रैंक रहा होगा या जिन कुछ कट ऑफ मार्क्स रखे गए होंगे, जिस मार्क्स से अबव अगर मार्क्स है तो आप क्वालिफाइड है और इस काउंसलिंग में अप्लाई कर सकते हैं। और जिनके मार्क्स उस कट ऑफ स्कोर से कम होंगे वो शायद इन एलिजिबल रह गए होंगे। और ये कट ऑफ स्कोर वेरी कर सकता है डिपेंडिंग कितने बच्चों ने अप्लाई किया था और एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल जो है वो क्या रहा था उसके बेसिस पे। तो ऐसे सबसे पहले तो आप अपना जो रिजल्ट है वो चेक कर लेना, ठीक है। अब चलते हैं इसके आगे। आगे बहुत कुछ है। देखो, मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूं, लेकिन मेरी एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, गूगल पे या यूट्यूब पे ये सर्च कर लेना, पीएयू सीईटी अवेलेबल डिग्री सीट एलिजिबिलिटी ऐसा कुछ लिख के ये वीडियो मिल जाएगी आपको। ये वीडियो जरूर देख लेना, सारे बच्चे देख लेना। लाइक ये वीडियो हालांकि 2 साल पुरानी है, 2 साल से भी 2.5 साल हो चुके होंगे, लेकिन ये वीडियो आज भी बहुत आउटस्टैंडिंग है। लाइक इसमें सारा कुछ बताया है, कौन कौन से कोर्सेज हैं, क्या उनका फीस स्ट्रक्चर है, कितनी सीट्स हैं, कितनी रिजर्वेशन है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, अलग अलग डिग्री का क्या क्या फीस रहेगी, पहले सेमेस्टर की, दूसरे सेमेस्टर की। इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन ही इंफॉर्मेशन है। ये जरूर देख लेना सारे जाने। हाँ, इसमें जो फीस स्ट्रक्चर वगैरह बताया गया होगा, 2 साल पुरानी है तो थोड़ा बढ़ गया होगा, वो आप शायद लेटेस्ट प्रोस्पेक्टस से देख पा कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। अब मैं आपको मेन मेन इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शेयर करता हूँ जो आपको इस रिजल्ट के बाद देखने के चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब जब आपने सीईटी टेस्ट दिया है उसके बेसिस पे आप कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, मैं आपको प्रोस्पेक्टस की हेल्प के साथ सामने रेफरेंस देके दिखा रहा हूँ। प्रोस्पेक्ट ये दिस ईयर का 2022 का लेटेस्ट प्रोस्पेक्टस है, और इस प्रोस्पेक्टस के पेज नंबर 84 पे में हूँ, ठीक है। 84 नंबर पेज है। तो इसमें सीईटी के अंडर कौन कौन से कोर्सेज में आप एलिजिबल हैं या कौन कौन से कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं अंडर सीईटी रैंक, वो यहाँ पर दिए हैं। जैसे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बायोटेक, फूड टेक, बीएससी ऑनर्स एग्री बिजनेस, 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्सेज, कम्युनिटी साइंस, न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स,
ये बी सेट के लिए है, वो चलो छोड़ो, फिलहाल हमने सीईटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो सीईटी के विद रिस्पेक्ट टू ही बात करेंगे। अच्छा, किसी बच्चे का अगर रैंक पीछे है या किसी बच्चे का रैंक मान लो इस लिस्ट में नाम नहीं है अगर किसी का, तो वो निराश मत होना। मैं आपको एंड में अदर करियर के ऑप्शंस भी बता के जाऊंगा कि अगर आपका एग्रीकल्चर जाने का ही प्लान है तो और कौन से ऑप्शंस को आप राइट नाउ कंसिडर कर सकते हैं, और अगर आपका कुछ भी रैंक है उस रैंक के विद रिस्पेक्ट टू कौन कौन से कोर्सेज मुझे अच्छे लगते हैं जो आप सीईटी अंडर ले सकते हैं, वो भी मैं सारा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो ये कुछ कोर्सेज हैं जो आप कंसीडर कर सकते हैं अंडर सीईटी। ये सारे कोर्सेज के लिए आप फर्स्ट काउंसलिंग में अप्लाई कर सकते हैं। काउंसलिंग में क्या क्या कुछ होता है वो मैं आपको समराइज कर दूंगा आज, लेकिन उसकी मैं एक सेपरेट से वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा कि काउंसलिंग का क्या क्या प्रोसेस है, क्योंकि वो बात थोड़ी लंबी चली जाए। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद ये जो कोर्सेज हैं ये कौन कौन से कॉलेजेस के अंडर आते हैं। देखो, प्रोस्पेक्टस का पेज नंबर है 32, तो इस पेज पे यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन है, लाइक कौन कौन से कोर्सेज जो है वो कौन कौन से कॉलेजेस के अंडर आते हैं। जैसे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर भी आता है, बायोटेक्नोलॉजी भी आता है, फूड टेक्नोलॉजी भी आता है। यहाँ पर 2+4 इयर्स का कोर्स है, ये AAT एग्जाम के बाद होता है, आप नहीं इसमें जा सकते ऑन द बेसिस ऑफ सीईटी, तो चलो छोड़ दो। मतलब ये 3 कोर्सेज हैं ऐसे जो आप सीईटी बेसिस पे अंडर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर स्टडी कर सकते हैं। इनमें से किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, आपका एडमिशन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर ही आएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाता है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बल्लोवाल सोनकरी, इसके लिए बीसेट एग्जाम है जो 21 अगस्त को होगा, तो सीईटी बेसिस पे आप इसमें नहीं जा सकते। नेक्स्ट कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, सीईटी बेसिस पे आप बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर जो 4 इयर्स का प्रोग्राम है उसमें जा सकते हो। इसमें आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की स्टडी करते हो हॉर्टिकल्चर में, और ये भी काफी अच्छा ऑप्शन माना जाता है। बहुत सारी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए जहां पर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, काफी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज में हॉर्टिकल्चर भी एलिजिबल होता है, तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन बन जाता है। एक्चुअल में पहले बच्चे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करते थे और उसके बाद मास्टर्स के लिए हॉर्टिकल्चर सिलेक्ट करते थे, और ये पीएयू ने ऑप्शन जो है वो बाद में खोला। देखो, एग्रीकल्चर तो बहुत पुराने से ये करवाते आ रहे हैं, 2011 से तो मैं टीचिंग प्रोफेशन में आया हूँ, तो तब से मैं देखता आ रहा हूँ, और तब से मेरे पास कब से ये बच्चे एग्रीकल्चर में जा रहे हैं। तो मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे ना जो एग्रीकल्चर में बीएससी करते हैं, जो बच्चे आगे मास्टर्स परस्यू करते हैं, ज्यादातर बच्चों की फर्स्ट प्रेफरेंस हॉर्टिकल्चर होती है। हाँ, इसके अलावा और भी ऑप्शंस बच्चे कंसीडर करते हैं, पीबीजी, सॉइल साइंसेस, या और को शायद उन चीजों के बारे में भी ना पता हो, तो मैं ज्यादा बातें नहीं करता। लेकिन हॉर्टिकल्चर के बारे में, अगर आपका एमएससी का प्लान हॉर्टिकल्चर का है, तो आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की बजाय बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर कंसीडर करेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका लिंक पहले से ही बना रहा है। क्योंकि बाद में भी अगर हॉर्टिकल्चर में ही जाना है तो अगेन गुड ऑप्शन है। ऐसे ही ना एक और ऑप्शन है एग्री बिजनेस। बहुत सारे बच्चे जो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करते थे उसके बाद एमबीए एग्री बिजनेस करते थे पीएयू से। पीएयू एमबीए एग्री बिजनेस के लिए अलग से एंट्रेंस लेती है, सेम जैसे एमईटी एग्रीकल्चर टेस्ट लिया जाता है। एमईटी अगर आप एग्रीकल्चर के किसी अंडर रिस्पेक्टिव कोर्सेज में जाना चाहते हैं, जैसे हॉर्टिकल्चर, प्लांट ब्रीडिंग, सॉइल साइंसेज, या और भी कई सारे ऑप्शंस। ठीक है, तो अगर आपका प्लान, अब आपको ना थोड़ा लंबी गेम सोचनी पड़ेगी, लाइक ये 4 इयर्स का काम नहीं है, 4 इयर्स के बाद क्या करना है। अगर आपका 4 इयर्स के बाद सिर्फ और सिर्फ ये फोकस है कि मुझे अच्छी से अच्छी, बेटर से बेटर, बेस्ट से बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज चाहिए, तो सबसे ज्यादा या सबसे अच्छी, वैसे ये जॉब अपॉर्चुनिटीज का जो पॉइंट है ना, ये रिलेटिव हो सकता है, लाइक आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो, जो आपका इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंगली अलग अलग हो सकता है, लेकिन ऐसा माना जाता है और ऐसा हमने देखा भी है कि एग्रीकल्चर बेसिस पे बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, और काफी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, लाइक ऑफिसर स्किल्स की जॉब्स भी हैं, और काफी सिक्योर ये यहाँ पर सेक्टर समझा जाता है। अगर आपको जानना है कि कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज है तो मैं सेपरेट से वीडियो कर सकता हूँ, बिकॉज अभी मैं जाऊंगा तो बाकी चीजें रह जाएंगी। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको थोड़ा लंबा सोचना है। अगर आपका सिर्फ जॉब्स के विद रिस्पेक्ट टू मन है तो आप प्योरली बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कंसीडर कर रहे हैं, फाइन। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे नहीं, बीएससी के बाद एमएससी भी करनी है, तो आपको ये सोचना होगा कि एमएससी किस चीज में करनी है। अगर आप एमएससी फॉर एग्जांपल हॉर्टिकल्चर में जाने वाले हैं तो अभी आप बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर भी कंसीडर कर सकते हैं, और अगर आप बाद में एग्री बिजनेस में ही जाना चाहते हैं, एमबीए एग्री बिजनेस ही करना चाहते हैं, तो आप एग्री बिजनेस भी कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन
अगर आप श्योर नहीं ना है कि कल को एग्री बिजनेस भी करूंगा या हॉर्टिकल्चर करूंगा या मैं शायद जॉब्स करूंगा या शायद मेरा फॉरेन का प्लान है, इन दैट केस आपको एग्रीकल्चर ही कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद सारी फील्ड ओपन रहेंगी। आप हॉर्टिकल्चर में जाइए, आप एग्री बिजनेस में जाइए, जिसमें भी जाना चाहते हैं सारी फील्ड्स ओपन रहेंगी। और अगर आप किसी पहले ही नीच लाइन को, पहले ही एक सिक्योर लाइन को पकड़ लेते हो, एक स्पेशलाइजेशन को पकड़ लेते हो, तो शायद कुछ ऑप्शंस आपके इलिमिनेट हो जाएंगे। मैं श्योर नहीं कह रहा कि कौन से और कौन से नहीं, तो वो आपको थोड़ा सा सोचना होगा कि जिस भी ऑप्शन को आप फर्दर कंसिडर कर रहे हो वो वहां पर ओपन रहता है कि नहीं, ये आपको थोड़ा सा सोचना समझना पड़ेगा, या आप अपने टीचर्स की गाइडेंस भी वहां पर ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी एग्री बिजनेस है, 4 इयर्स का प्रोग्राम है। कम्युनिटी साइंस भी 4 इयर्स का प्रोग्राम है। बीएससी ऑनर्स न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स भी 4 इयर्स का प्रोग्राम है। इसके अलावा 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, जिसमें 3+2 3 इयर्स की पहले बीएससी ऑफर होती है, फिर 2 इयर्स का आपको मास्टर्स, बेसिकली 5 इयर्स का कंप्लीट मास्टर्स कोर्स रहता है। और इसमें आप बायोकेमिस्ट्री में कर सकते हो, बॉटनी में, केमिस्ट्री में, माइक्रोबायोलॉजी में, फिजिक्स में एंड जोलॉजी। देखो ध्यान से सुनो, मैं आप लोगों को ज्यादा घुमा फिरा के बातें नहीं करना चाहता। अगर आपका सिर्फ 2 फील्ड में ज्यादा इंटरेस्ट है, एक तो टीचिंग, दूसरा रिसर्च, अगर आपका टीचिंग और रिसर्च में काफी स्ट्रांग मन है कि मुझे टीचिंग में ही जाना है या मुझे रिसर्च लाइन में ही जाना है, तो आप ये 5 इयर्स के इंटीग्रेटेड कोर्सेज को कंसिडर कर सकते हो। लेकिन अगर आप टीचिंग और रिसर्च इन दोनों फील्ड में नहीं जाना चाहते ना, तो उसके अलावा फिर ये सिर्फ ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन रह जाती है। लाइक इनकी अगर हम जॉब अपॉर्चुनिटीज देखें सेक्टर्स में, थोड़ी लिमिटेड है। ये मतलब जैसे आप ग्रेजुएशन अगर देखो, अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो, लाइक आपका प्लान है कि आईएएस के लिए अप्लाई करना है, बैंकिंग में जाना है, तो अगर आप वहां पर क्लरिकल या पीओ ऑफिसर्स के लिए जाना चाहते हो, तो आप एनी ग्रेजुएशन के बाद जा सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो उसके बाद तो आप जॉनसन में भी जाना चाहते हो, इट डजंट मैटर, आप किसी के बाद भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपका टीचिंग और रिसर्च के लिए स्ट्रॉन्ग मन है, तो आप ये 5 ईयर इंटीग्रेटेड कंसिडर कर सकते हो। अदरवाइज मैं ज्यादा स्ट्रांगली रिकमेंड नहीं कर पाता। ठीक है, कोर्सेज अच्छे हैं और रिसर्च भी यूनिवर्सिटी की काफी अच्छी है इस फील्ड में, लेकिन कोर्स का एज अ स्कोप मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा कम्युनिटी साइंस एंड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, ये कोर्सेज भी ना नीच लाइन है या स्पेशलाइजेशन है। अगर आपका स्ट्रॉन्ग डिजायर पहले से ही प्लान है इनमें जाने के लिए, क्योंकि मुझे पता है मेरे इस बैच में भी 2 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मेरे से बात करता रहता हूँ बच्चों से, तो वो 2 बच्चे शायद अभी भी कनेक्टेड हो। वो 2 बच्चे ऐसे हैं जिनका पहले दिन से मन है कि मुझे जाना ही न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स में। ठीक है, तो अगर पहले से ही मन है तो ठीक है, आपके लिए काफी अच्छी लाइन है। अगर आपने पहले से ही रिसर्च करी हुई है कि आपके लिए वो अच्छी स्कोप है, तो ठीक है। ऐसी मुझे याद है 2017 या 18 में एक स्टूडेंट थी मेरे पास, सिमरदीप, ये शायद वीडियो उन तक ना पहुंच जाए, तो उनका ना 61st रैंक था अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और उनका मेरे पास ज्वाइन करने से पहले से ही प्लान था कि उनको जाना ही न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स में। हालांकि उनको एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर या बाकी कोर्सेज में भी मिल सकती थी, एग्रीकल्चर में भी मिलने का काफी अच्छा चांस था, लेकिन लेनी ही नहीं थी। वो कहते फर्स्ट डे से प्लान था उनका, शायद नीट भी क्वालिफाई था, और नीट बेसिस पे भी हो सकता था अदर ऑप्शंस लाइक वेटनरी या एमबीबीएस या और ओपन हो जाते, लेकिन उनका मन शुरू से ही इसमें था। मेरे पास फर्स्ट डे ऑफ ज्वाइनिंग से लेके काउंसलिंग के डे तक उनका यही था कि मुझे जाना है तो न्यूट्रिशन डायटेटिक्स में, क्योंकि उनको इसकी काफी सारी अच्छी आगे जो प्लेसमेंट्स हैं या करियर ऑप्शंस हैं पता थे। तो अगर आपका स्ट्रॉन्ग मन है कम्युनिटी साइंस एंड न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स, देन इट्स फाइन। ठीक है, आपको थोड़ा सा आगे लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना पड़ेगा। लाइक आज या 8 से 4 साल की बात नहीं है, ये पूरी लाइफ की बात है। जो भी आप डिग्री में जाएंगे, आप कल को स्विच करना बहुत टफ डिसीजन होता है। डिग्री के बाद अगर आप अपना करियर ऑप्शन चेंज करते हैं तो बहुत टफ हो सकता है। तो ये डिसीजन आपको बहुत ही सोच समझ के लेना पड़ता है। ठीक है, अभी कुछ महीने लेट मिल जाए एडमिशन, कईयों का ड्रॉप तक हुआ होता है, ड्रॉप हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती उस केस में भी। अभी अगर आप 1 साल फिर भी सोच समझ के तैयारी करके किसी अच्छे कोर्स में जाओगे तो वो बेटर रहेगा अगर आप आज किसी भेड़ चाल का हिस्सा बन जाते हो उससे। कोई करियर ऑप्शन बुरा नहीं होता, कोई करियर ऑप्शन अच्छा नहीं होता। एक्चुअल में आपका माइंडसेट किस में है, आप किस कोर्स को अच्छा समझते हो, कौन से करियर ऑप्शंस आप कंसीडर करते हो, आज से डिग्री के बाद आप कहाँ पे जाने वाले हो वो आपको आज सोचना पड़ेगा, उसी के बेसिस पे आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट चल रहा हूँ। देखो अब एग्जाम्पल के लिए, जैसे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए आपने सीईटी एंट्रेंस दिया, इसमें टोटल 80 नंबर ऑफ सीट्स है जनरल एंड रिजर्व कैटेगरी की। इसमें टोटल 80 है, लाइक जनरल भी आ जाएगा, एससी बीसी सारे यहाँ पर जो कैटेगरीज है वो आ जाएंगे।
तो इसमें टोटल 80 सीट्स है जनरल एंड रिजर्व को मिला के, जो हमारे पंजाब कोटा की हैं, और 14 सीट्स हमारे पास आईसीआर की नॉमिनेटेड है, जो आईसीआर के थ्रू स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर आते हैं, यानी कि टोटल 94 सीट्स हैं। बाकी डेट्स वगैरह आपको पता ही है, सब पता है। बायोटेक में टोटल 60 सीट्स हैं, फूड टेक में टोटल 60 सीट्स हैं, और इधर आईसीआर नॉमिनेटेड सीट्स नहीं। ठीक है, ग्रेट, ठीक है। अब आगे देखो, देखो देखो देखो, देखो। इसके बाद कुछ और ऑप्शंस है विच यू कैन कंसीडर, जैसे एग्री बिजनेस, इसमें टोटल सिर्फ 40 सीट्स है, ओनली 40 सीट्स। इसके अलावा जो 5 ईयर के इंटीग्रेटेड कोर्सेज मैंने बताए, जैसे बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स एंड जोलॉजी, इनमें अराउंड 20 अलग अलग सीट्स हैं। अच्छा, इसमें ये जनरल एंड रिजर्व दोनों को मिला के हैं, तो अगर आपकी कोई कैटेगरी है वो भी इसी के अंडर हमारे पास आ जाएंगे। ये सारे कोर्सेज में ही आप ऑन द बेसिस ऑफ सीईटी अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास कम्युनिटी साइंस, न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। कम्युनिटी साइंस में टोटल 50 सीट्स है, और इसमें भी आईसीआर की 9 सीट्स है। बीएससी ऑनर्स न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स में टोटल 60 सीट्स है, और ये भी यहाँ पर लाइक टोटल सीट्स है। ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ कोर्सेज जो है वो सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज होते हैं, और कुछ कोर्सेज यहाँ पर आईसीआर नॉमिनेटेड होते हैं, यानी कि उसमें गवर्नमेंट कोटा होता है। जो सेल्फ फाइनेंस्ड स्कीम्स होती हैं या सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज होते हैं, उनकी थोड़ी सी फीस जो है वो अदर कोर्सेज से थोड़ी हायर रहती है। तो आप जिस कोर्स में जाना चाहते हो वो आप चेक कर सकते हो उसका विद रिस्पेक्ट टू फीस स्ट्रक्चर, जिस कोर्स में आप जाना चाहते हो उसका यहाँ पर क्या है। ठीक है, तो ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया, और नेक्स्ट चलता हूँ। ओके, तो ये है रिजर्वेशन, लाइक एससी के लिए 25%, बीसी के लिए 10%, अब आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन के लिए और फ्रीडम फाइटर्स के लिए, लाइक अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो उसकी रिजर्वेशन की परसेंटेज देख सकते हो। लाइक अगर टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं उसका इतने परसेंट जो है वो इस कैटेगरी के लिए रिजर्व है। जैसे फॉर एग्जांपल एससी के लिए 25%, तो जैसे जितनी भी टोटल नंबर ऑफ सीट्स होंगी उसमें से 25% जो सीट्स हैं वो एससी कैटेगरी के लिए यहाँ पर रिजर्व है। तो अलग अलग कैटेगरी के लिए ये अलग अलग रिजर्वेशन जो है वो रह सकती है, तो वो आप चेक कर लेना। ठीक है, अगर आप किसी भी यहाँ पर कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो वो आप देख लीजिएगा अगर आप करते हो। ये फी स्ट्रक्चर है, मैं जस्ट दिखा रहा हूँ। अब ये प्रोस्पेक्टस के हिसाब से है, थोड़ा बहुत 19-21 का फर्क मौके पे हो सकता है, थोड़ा बहुत नियरली इसी के आसपास रहेगा। तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर 4 ईयर का जैसे यहाँ पर 63,380 रुपीज है फर्स्ट सेमेस्टर की, उसके बाद 23,000 रुपीज लगभग रह जाती है फ्रॉम द सेकंड सेमेस्टर। ऐसे अलग अलग कोर्सेज के प्रोस्पेक्टस में दिए हैं, आप चेक भी कर लेना, और मैंने आपको वीडियो भी बताई है, उसमें भी आप देख सकते हो लाइक किस कोर्स का कितना कितना फी स्ट्रक्चर है। जैसे हॉर्टिकल्चर के लिए 63,380 रुपीज और 23,570 रुपीज, नियरली उतना की है जितना एग्रीकल्चर का था। एमएससी पीएचडी तो चलो जब आप करोगे तब करोगे। बीटेक वगैरह के लिए फीस थोड़ी हाई रहती है, 94,000 के आसपास है जैसे। तो अलग अलग कोर्सेज की आप अलग अलग यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो जिस भी कोर्स में आपका जाने का प्लान हो उसका यहाँ पर आप फीस स्ट्रक्चर वगैरह देख जरूर लेना, क्योंकि ना जब आपकी फर्स्ट काउंसलिंग या एडमिशन होगी वहां पर आपको फर्स्ट सेमेस्टर की जो फीस है वो डिपॉजिट करवानी होती है। अगर आप वहां पर, इसलिए आप पहले से अरेंजमेंट वगैरह उस हिसाब से करके रखना, और पूरी डिग्री का ही थोड़ा सा इवेल्युएशन कर लेना कि देखिए पूरी डिग्री की कॉस्ट कितनी पड़ेगी, ताकि आपके बाद में मन में या माइंड में ये बर्डन ना रहे। हालांकि कुछ स्कॉलरशिप स्कीम्स जरूर हैं जिनका आप फायदा ले सकते हैं, लेकिन पहले से थोड़ा माइंड में रहेगा तो अच्छा है, राइट। पहले से थोड़ा बजट बना के चलिएगा उस हिसाब से। काफी सारी स्कॉलरशिप्स हैं, जैसे बहुत सारी हैं, लाइक प्रोस्पेक्टस में भी मेंशन्ड है। यहाँ से स्कॉलरशिप्स का आप जरूर चेक कर लेना, आप किन किन सी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं, और कुछ स्टाइपेंड्स, फेलोशिप्स अलग अलग ऑफर करी जाती हैं, तो आप जिस जिसमें भी एलिजिबल है उसका फायदा यहाँ पर ले सकते हैं। और इम्पोर्टेंटली प्लीज जो बच्चा भी एडमिशन, ये ज्यादातर एडमिशन के टाइम पे अप्लाई होता है या एडमिशन के बाद अप्लाई होता है, ठीक है। ठीक है, अब इसके अलावा और कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं, लाइक किसी बच्चे का अगर एग्रीकल्चर के हिसाब से यहाँ पे रैंक मान लीजिए पीछे चल रहा है, तो वो यहाँ पर अभी ऑप्शंस थोड़े लिमिटेड बचते हैं। लाइक गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर का एंट्रेंस हो चुका है, शायद काउंसलिंग भी 2 सेशन उनके हो चुके हैं, मे भी चल रही है या अभी और है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर, लेकिन 2 दिन तो उनकी हो चुकी है। इस बार उधर भी काफी रश था, ऐसा मतलब अनएक्सपेक्टेडली देखने को मिला, जो अब तक हमें इतना नहीं देखने को मिलता था, लेकिन इस बार हमें काफी सारा वो भी देखने को मिला। बट चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब और क्या क्या हमारे पास फर्दर ऑप्शंस बचते हैं,
तो अगर किसी बच्चे का मान लीजिए रैंक भी 6 है तो वो यहाँ पर कंसीडर कर सकता है बीसेट बल्लोवाल सॉन्करी एंट्रेंस टेस्ट, जिसके अंडर अगर आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करते हैं तो भी आप कहां से कर रहे होगे, आप पीएयू कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बल्लोवाल सॉन्करी, मतलब यहाँ पर तब भी आपकी स्टडी पीएयू के अंडर ही आने वाली है। तो जो भी पीएयू के बेनिफिट थे वो यहाँ पर बीसेट में भी आप उठा पाएंगे। इसके अलावा और ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, खालसा कॉलेज अमृतसर, चेक कर लेना अगर लास्ट डेट है तो आप अप्लाई कर सकते हो। आई थिंक 17 या 18 अगस्त को उनका टेस्ट भी है, तो उनका लेवल टेस्ट का थोड़ा सा आसान रहता है एज कम्पेयर टू पीएयू, तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हो। खालसा कॉलेज सोच सकते हो, बल्लोवाल सॉन्करी सोच सकते हो, ICARUG सोच सकते हो। अगर आपका प्लान पंजाब के बाहर कहीं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करने का है, जैसे HAU है चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, या और भी कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं, तो अगर आप पंजाब के बाहर या सराउंडिंग स्टेट्स में, नेबर स्टेट्स में किसी में जाना चाहते हो तो उसके लिए आप ICARUG भी दे सकते हो। 3 ऑप्शंस बचे आपके पास आफ्टर सीईटी, बीसेट, खालसा कॉलेज और ICARUG। बिकॉज GNDU राइट नाउ निकल चुका है पेपर, अगर आपने दिया था तो देख लेना, काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो, यू कैन कंसिडर दैट। अगर उनकी नेक्स्ट कुछ काउंसलिंग के सेशंस होते हैं तो, नहीं तो ये 3 ऑप्शंस आप कंसीडर कर सकते हो। बाकी आप अपने रैंक के मुताबिक अलग अलग कोर्सेज जैसे मैंने आपको दिखाए पीएयू के, उसमें भी आप जा सकते हो अलग अलग कॉलेजेस, मतलब ये आप काउंसलिंग में अप्लाई करोगे कि कौन से में आप जाना चाहते हो। ठीक है, जिसमें भी आप जाना चाहते हो वो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है सब क्लियर होगा। कुछ बातें और जो मैं आपके साथ करना चाहता हूँ वो भी सुनो, एक बार मेरी बातें सारी सुन लो, उसके बाद आप लोगों की बातें मैं सारी सुन। ठीक है, तो यहाँ पर ना राजे ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप रिजल्ट के रिगार्डिंग पढ़ लेंगे तो आपके लिए अच्छा है। मैं फटाफट से आपको गो थ्रू करवा देता हूँ। सबसे पहले व्हाइट एप्लीकेशन फॉर्म, व्हाइट फॉर्म जो होता है वो आपको फिल करके देना होता है। व्हाइट फॉर्म कैसे फिल करना है अगर आपको नहीं पता तो उसका भी सोल्यूशन है, मैं दिखा देता हूँ आपको सोल्यूशन आपके सामने। देखो व्हाइट फॉर्म ना फिल करना बहुत ही जरूरी होता है। क्या होता है ये व्हाइट फॉर्म, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पीएयू व्हाइट फॉर्म मैंने जस्ट सर्च किया, मैं चला गया वीडियोस पे, ये रहा हाउ टू फिल पीएयू व्हाइट फॉर्म फॉर एडमिशन आफ्टर एएटी और सीईटी। इस पे चले जाना, हमारे चैनल की वीडियो है, इसमें कंप्लीट समझाया हुआ है कि कैसे आपको ये व्हाइट फॉर्म फिल करना है, और ये फिल करना जरूरी है। और इसके शायद डिस्क्रिप्शन में इसका व्हाइट फॉर्म का लिंक भी होगा, वो भी आप यहाँ पर देख लेना। ठीक है, ये व्हाइट फॉर्म आपको फिल करके एप्लीकेशन के साथ मतलब जब आपने काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना है, ये सबसे पहले व्हाइट फॉर्म ही फिल करना होता है। वट इज व्हाइट फॉर्म, क्यों फिल करना है? हमने पेपर के लिए अप्लाई कर दिया, पेपर दे दिया, रिजल्ट आ गया, अब व्हाइट फॉर्म का क्या चक्कर है? देखो भाई, आपने पेपर दिया सीईटी का, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, इसका मतलब क्या था? कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। मैंने आपको कितने सारे कोर्सेज दिखाए। अब पीएयू को नहीं पता कि आप कौन से कोर्स में जाना चाहते हैं। लेट से आपका रैंक है फर्स्ट या 10th या 100, अब आप कौन से कोर्स में जाना चाहते हैं? लाइक फर्स्ट रैंक वाला सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल है, अब वो उसमें से किस कॉलेज में या किस कोर्स में जाना चाहता है तो वो यूनिवर्सिटी को नहीं पता ना। तो ये व्हाइट फॉर्म में आप बेसिकली वो फिल करके देते हैं। इसमें आप अपने कोर्स की सिलेक्शन फिल करते हो कि कौन से कोर्स में आप जाना चाहते हो। इसमें एक कॉलम होता है जहां पर आप अपना डिजायर्ड कोर्स लिखते हो कि जो भी आपका रैंक है उसके बेसिस पे आप कौन से कोर्स में जाना चाहते हो। ठीक है, अगर मैं लास्ट में वैसे बताऊंगा कि आपको जो भी आपका रैंक है उसके विद रिस्पेक्ट टू क्या है। ओके, इसके बाद आपको रेजिडेंस सर्टिफिकेट चाहिए। मैं कब से चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि रेजिडेंस सर्टिफिकेट अप्लाई कर लीजिए अगर आपके पास नहीं है। मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूँ अलग अलग सेशंस में। तो अगर अभी भी आपके पास रेजिडेंस सर्टिफिकेट भाई नहीं है, कृपा कीजिए अपने आप के ऊपर बनवा लीजिए। कल ही अर्ली मॉर्निंग अप्लाई कर दीजिए, बनने में भी समय निकल जाता है। ये प्रूफ होता है कि आप पंजाब को बिलोंग करते हैं। एक्चुअल में ना यहाँ पर स्टेट कोटा है, पंजाब स्टेट कोटा है। तो वो पंजाब कोटा कैसे पता चलेगा कि आप पंजाब में रहते हो? आपके यहाँ पर रेजिडेंस सर्टिफिकेट पे। अब कोई बच्चा ना मुझे आके मुझे कल किसी बच्चे का मैसेज भी आया था, मैं नाम नहीं लूंगा, वो कहते हैं यार आधार कार्ड पे लिखा तो है पंजाब का एड्रेस, रेजिडेंस सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है? भाई आधार कार्ड, जो मेरा खुद का आधार कार्ड है 12-13 साल पुराना है, जब नए नए बने थे ना 2010 में 11 में शायद, पता नहीं कब बने थे, तब का है। तो उस टाइम का एड्रेस उस पर लिखा हुआ है, और उसी टाइम के एड्रेस पे भी मैं रहता भी हूँ कि नहीं, उस टाइम का जो वहां पर एड्रेस है उस पे स्टूडेंट रहता भी होगा कि नहीं, तो वो रीसेंट आपका प्रूफ नहीं बनता। इसीलिए रेजिडेंस सर्टिफिकेट आपको रीसेंट बनवा के देना होता है, जो प्रूव करता है कि राइट नाउ आपकी रेजिडेंस कहाँ पे।
अगर आपको कोई रिजर्व कैटेगरी है तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए, एससी बीसी या जो भी है। अगर आपका स्पोर्ट्स पर्सन है तो वहां पर एनेक्चर दिया हुआ है प्रोस्पेक्टस के एंड में, वो देख लेना, उसका विद रिस्पेक्ट टू आपको फुलफिल करनी होगी कंडीशंस। वैसे स्पोर्ट्स के ट्रायल अलग से भी होते हैं, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हो इन केस आप उस कैटेगरी को हो। बर्थ सर्टिफिकेट या मैट्रिक सर्टिफिकेट ही बर्थ सर्टिफिकेट का काम कर देता है। मार्कशीट चाहिए आपकी 12th की, जब तक काउंसलिंग होगी आपकी 12th की मार्कशीट भी आ चुकी होगी, सो डोंट वरी। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको आपके स्कूल से मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी मार्कशीट लेने जाओ कैरेक्टर सर्टिफिकेट जरूर ले लेना। जो भी फीस मेंशन्ड है वो आपको मैंने आपको दिखा भी दी है, वो आपको एज इट इज वहां पर सिंगल मोड में डिपॉजिट करवानी होगी, कैश, और वैसे वो कार्ड पेमेंट भी हो जाती है। लेकिन मेरी स्ट्रॉन्ग आपसे सजेशन है कि आप कैश पेमेंट करने प्रेफर करिएगा, क्योंकि हमने देखा है पिछली काउंसलिंग्स में वो एक्चुअल में जिनकी वो वहां पर कई बार अनाउंस कर देते हैं या कई बार कुछ कि लाइक जिनकी कैश पेमेंट है वो पहले करवा लीजिए, तो थोड़ा सा प्रेफरेंस का मिल जाता है। जो भी आपका कोर्स है, लाइक अगर आप 2-3 कोर्सेज सोच रहे हो ना, फॉर एग्जाम्पल आपका कुछ रैंक है, आप 2 या 3 कोर्सेज कंसिडर कर रहे हो कि इसमें मिल जाए या इसमें मिल जाए या इसमें मिल जाए, तो आप ये देख लेना तीनों में से सबसे हायर फीस किसकी है, उसकी जितनी फीस है उसमें कुछ 5-10% एक्स्ट्रा आप मान के चलिएगा फर्स्ट काउंसलिंग में लेके जाने के लिए। 3 में से जिसकी भी फीस हायर है उसकी जितनी भी फीस है उसका 10-15% हायर, क्योंकि कई बार कुछ और चार्जेस वगैरह मौके पर पता चले तो आप कवर्ड रहे पहले। स्पोर्ट्स ट्रायल होगा तो वो आप देख लीजिएगा 23rd को है। जैसे रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स हुज रैंक फॉल अंडर जनरल कैटेगरी शैल आल्सो बी एलिजिबल फॉर जनरल सीट। लेकिन अगर किसी बच्चे का फॉर एग्जांपल एससी कैटेगरी में रैंक है और वो जनरल कैटेगरी में भी सीट ले सकता है, तो कई बार ऐसा होता है कि कैटेगरी वाइज काउंसलिंग होती है, लाइक एससी कैटेगरी की पहले हो गई या फिर जनरल कैटेगरी की पहले हो गई, तो आप अगर किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो भी आप जनरल कैटेगरी में एडमिशन ले सकते हो। हाँ, जनरल कैटेगरी वाले किसी और कैटेगरी में ऑफ कोर्स नहीं ले सकते। अब किसी बच्चे ने मान लो एससी कैटेगरी के साथ अप्लाई किया है या बीसी कैटेगरी के साथ अप्लाई किया है और मौके पे उसके पास एससी या बीसी का सर्टिफिकेट नहीं मिल पाता, तो इन दैट केस वो जनरल कैटेगरी के अंडर ही कंसीडर होगा। तो इसीलिए कोई कैटेगरी भी है अगर आपकी है तो भी आप जनरल कैटेगरी में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। In case the seats are exhausted before all the candidates called for counseling are covered, the counseling will be stopped and the university will not be responsible for the non-availability of seat to rest of the candidates to this account। देखो यहाँ पर ना एक मेंशन थी चीज, देखो 24th को जो काउंसलिंग है उसमें रैंक 1 से लेके रैंक 800 तक के बच्चे जा सकते हैं। 25th को नेक्स्ट डे ही है जिसमें रैंक 801 से लेके बाकी के बच्चे जो है वो जा सकते हैं। 26th को रिजर्व कैटेगरीज की काउंसलिंग, ठीक है। अब देखो 26th को रिजर्व कैटेगरी की काउंसलिंग, तो हो सकते हैं वो बच्चे जनरल कैटेगरी में पहले एडमिशन ले, ठीक है। तो रिजर्व कैटेगरी की हो सकता है सीट बच जाए और वो थोड़ी सी पीछे रैंक तक भी चली जाए, मतलब थोड़ी, ज्यादा नहीं, थोड़ी, जितनी की रिजर्व सीट्स बनती हैं उससे थोड़ी सी, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना इस चीज का। अच्छा, तो इसमें ना देखो रैंक 1 से लेकर रैंक 800 तक बुला लिया, सबको थोड़ी सीट मिल जाएगी। इसका आंसर यहाँ पे छुपा है भाई, यहाँ पर उससे पहले सीट्स जब फिल हो जाती हैं तो उसके आगे वाले बच्चों को वापस भेज दिया जाएगा, वो फिर नेक्स्ट काउंसलिंग में या नेक्स्ट डे में, जब भी काउंसलिंग है नेक्स्ट, उसमें ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो सब बच्चों को बुलाया जरूर जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि 800 तक के सब बच्चों को एडमिशन होगी, ये वहां पर मेरिट लिस्ट बनेगी, अलग अलग कोर्सेज के हिसाब से वहां पर रैंक वाइज बुलाया जाएगा। जो भी बच्चे जाएंगे व्हाइट फॉर्म में अपना डिजायर्ड कोर्स लिख के फिल करके उस हिसाब से उनको मिलेंगे। और वो जो मैंने आपको व्हाइट फॉर्म की वीडियो दिखाई ना, वो जरूर यहाँ पर देख लेना। और एक आपके लिए और छोटा सा काम है, देखो पीयू पे जाना है तो थोड़े थोड़े काम कई, एक और यहाँ पर वीडियो है आपके लिए, वो भी बताता हूँ जो आपको देख लेनी चाहिए। मैंने शायद आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन इन PAU आफ्टर CET, ठीक है। ये भी मैं चाहता हूँ भाई वीडियोस के अंदर शायद पहले ही हो, ये रहे, ये भी जरूर देख लीजिएगा सारे जाने, क्योंकि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या उनकी अटेस्टेशन की रिक्वायरमेंट है, वो आपको पता चल जाएगी। इसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो यहाँ पर बताए गए, तो ये भी जरूर आप देख लेंगे तो आपके लिए अच्छा यहाँ पर रहेगा, ठीक है। चलो ठीक है जी, नेक्स्ट। द रिपोर्टिंग टाइम फॉर द कैंडिडेट्स विल बी 30 मिनट बिफोर द, जो भी काउंसलिंग का टाइम है 30 मिनट पहले पहुंच जाइए। मुझे पता है बच्चों ने उससे भी पहले पहुंच जाना है जो PGU के लिए एक्साइटेड है। While reporting for counseling, candidate must ensure that all the eligibility conditions laid down, because देखो एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड थी, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड है, ये सारा कुछ आपके पास होगा तभी आप काउंसलिंग में जाओगे। अगर कोई नहीं है तो भाई उस एलिजिबिलिटी को फुलफिल करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूनिवर्सिटी की, ठीक है। काउंसलिंग विल बी हेल्ड फॉलोड स्ट्रिक्ट, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह होगी, सब कुछ सही है। तो ये आपकी काउंसलिंग की डेट्स,
और रिजल्ट। ठीक है, अब यहां तक मेन हमने बातें जो है वो डिस्कस कर ली। मैं कौन कौन से कोर्सेज को आपको रिकमेंड कर सकता हूँ या अच्छा समझता हूँ। देखो, एग्रीकल्चर आप कंसीडर कर सकते हो, बहुत अच्छा ऑप्शन है। हॉर्टिकल्चर भी काफी अच्छा ऑप्शन है, एग्रीकल्चर जैसा ही है, काफी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी सिमिलर है। इसमें आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की स्टडी करोगे, स्कोप काफी अच्छा दिखता है, फॉरेन में भी स्कोप काफी अच्छा दिखता है। हॉर्टिकल्चर भी डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। तो मैं रिकमेंड करता हूँ आपको एग्रीकल्चर, जो बहुत अच्छा ऑप्शन है। हॉर्टिकल्चर आप कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा फूड टेक एंड बायोटेक भी काफी अच्छे ऑप्शन है। न्यूट्रिशन डायटेटिक्स, अगर आपका, मैंने पहले बताया, न्यूट्रिशन डायटेटिक्स एंड कम्युनिटी साइंस, तब अगर आपने पहले से ही वो सोचा हुआ है कि आपके लिए वो काफी अच्छा है, आपने उसके सारे जो सेक्टर्स हैं या जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं या प्लेसमेंट्स हैं या जो भी है वो सारा कुछ आपने रिसर्च करके रखा है, तो कम्युनिटी साइंस एंड न्यूट्रिशन डायटेटिक्स ओनली देन। उसके अलावा जो 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि दो मुझे लाइन नजर आती हैं जिनके लिए वो काफी अच्छा है, जैसे रिसर्च और टीचिंग। उसके अलावा थोड़ी सी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हमें देखने को मिलती हैं यहाँ पर इंडस्ट्रीज में, क्योंकि इंडस्ट्रीज में है जॉब्स, बायोकेमिस्ट्री की भी है जॉब्स, माइक्रोबायोलॉजी की भी इंडस्ट्रीज में है जॉब्स, लेकिन थोड़ी सी लिमिटेड है एज कम्पेयर। देखो, वैसे तो अगर मैं देखूँ ना, ध्यान से सुनो, मैं आपको कहूँ कि बीएससी मेडिकल या नॉन मेडिकल किसी कॉलेज से कर लीजिए, गवर्नमेंट कॉलेज से कर लीजिए या किसी यूनिवर्सिटी के कैंपस से कर लीजिए, अच्छी चीज है वो, काफी अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर आप यहाँ से पहले ही 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स लेके चलते हैं, क्योंकि सिंपल बीएससी करने के बाद भी आपने एमएससी करनी होगी, लाइक फिजिक्स की, केमिस्ट्री की या किसी की भी, तो उसमें आप यहाँ पर पहले से ही इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हो। और इसमें ना आपको इंडस्ट्री बेस्ड जॉब्स फिर भी ज्यादा मिलती हैं सिंपल 3 इयर्स की बीएससी से। लाइक सिंपल मेडिकल या नॉन मेडिकल की जो बीएससी है, उससे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिल जाएंगी अगर आप लाइक पहले से ही बायोकेमिस्ट्री सिलेक्ट कर लेते हो, माइक्रोबायोलॉजी सिलेक्ट कर लेते हो या किसी भी और रिस्पेक्टिव फील्ड में, उधर थोड़ी सी जॉब अपॉर्चुनिटीज फिर भी इंडस्ट्रीज में कुछ ना कुछ तो है, लाइक सिंपल बीएससी से तो ज्यादा ही। और जब मैं इसको देखता हूँ एज कम्पेयर टू एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, तो उसमें करियर अपॉर्चुनिटीज और जॉब्स मुझे इससे ज्यादा नजर आती है, तो इसलिए मैं फिर वो आपको रिकमेंड कर देता हूँ। तो ये डिपेंड करता है आपके रैंक के ऊपर, आपके इंटरेस्ट के ऊपर, कि आपको कौन सा कोर्स में जाना चाहिए। ठीक है, सिंपल बीएससी से ये इंटीग्रेटेड कोर्सेज थोड़े से बेटर नजर आते हैं। बाकी आपको फीस स्ट्रक्चर वगैरह भी कंपेयर करना होगा, क्योंकि ये सब्जेक्टिव हो सकता है सबके लिए। ठीक है, तो ये है। ठीक है, अब बढ़िया लाइट एक्चुअली नहीं। ओके, तो अब मेरे से पहले ये सुन लीजिए कि मुझे सबसे अच्छे कोर्सेज यहाँ पर कौन से और क्यों लगते हैं अमंग ऑल द कोर्सेज, और उसके बाद फिर मैं इंपॉर्टेंट थोड़ी थोड़ी बातें और करूँ। देखो, मुझे पर्सनली ना एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्री बिजनेस, फूड टेक, ये 4 कोर्सेज काफी अच्छे लगते हैं। बायोटेक भी अच्छा लगता है, लेकिन सॉरी, मैं थोड़ा सा नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ, तो ये मुझे 4 ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं। बायोटेक भी काफी अच्छा है वैसे। अच्छा, इन सब के बारे में दो दो तीन तीन बातें बता देता हूँ कि इनके बेसिस पे क्यों मुझे अच्छे लगते हैं, और कौन कौन सी इंडस्ट्री में जॉब्स हो सकती हैं, और क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये 4 सेक्टर्स आने वाले में बहुत प्रॉस्पर करेंगे, बहुत ग्रोथ इनमें नजर आती है। क्योंकि जब भी हमें करियर ऑप्शन के बारे में सोचना होता है ना, हम ये नहीं सोचते कि आज उसमें क्या है, हमें ये सोचना होता है कि आज से जब हमारी डिग्री कंप्लीट होगी, आज से 4 साल बाद, 5 साल बाद, तब कौन कौन से करियर ऑप्शंस हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आज थोड़ी मुझे जॉब लगना है, आज तो मुझे पढ़ाई करनी है। आज से 4 साल 5 साल बाद मुझे ग्रोथ किसमें दिखती है, बिकॉज कई बच्चे ना आज की डेट में क्या ज्यादा चल रहा है वो देख के फंस जाते हैं। ऐसा बहुत बार हो चुका है। एक टाइम था जब हर बंदा बीटेक करने चला गया था, और उस टाइम पे इतने हमें इंजीनियर्स भर भर के देखने को मिले, इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुल गए, इतने सारे प्राइवेट डिस्टेंस करवाने लग गए, घर घर, हर गली मोहल्ले में कोई ना कोई डिस्टेंस लर्निंग के सेंटर खुलने शुरू हो गए। और उसके बाद आप लोगों को पता ही है कितने लोग बीटेक कर गए और कितने के लोग जॉब कर रहे हैं, कितने के लोगों की प्लेसमेंट खास नहीं हुई, और कितने के लोग एज अ ग्रेजुएशन डिग्री यूज कर रहे हैं, कितने के लोग, बड़े सारे जोक्स मीम्स बनते हैं कॉल सेंटर्स वगैरह पे भी लगे। ठीक है, उसके बाद ना फिर जब लोगों को लग गया कि नहीं भाई, ये बीटेक जो है वो काफी हो गया, तो लोगों ने सिंपल बीएससी में इतना रश होने लग गया भाई। जो लोग हैं एमएससी, हर एक बंदा एमएससी की लाइन में जाने लग गया, बीएससी लाइन में जाने लग गया। अब अगर आप आज जाके देखें तो बीटेक में बहुत सारे जो अच्छे कॉलेजेस हैं वो तो चलो है ही है, जो छोटे लोकल कॉलेजेस हैं खाली पड़ी हैं सीट्स, सिंपल एमएससी में खाली पड़ी हैं सीट्स।
जो छोटे लेवल के कॉलेजेस हैं, जो मतलब टॉप लेवल के आईआईटीज वगैरह या यूनिवर्सिटी के कैंपस, वो तो डेफिनेटली फिल्ड है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब भी आपको जॉब के बारे में सोचना होता है तो आज के बारे में नहीं, आज से 4 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल बाद क्या होगा, थोड़ा उसकी ग्रोथ को समझ के चलना होता है। मैं क्यों कहता हूँ एग्रीकल्चर इज बेटर, या इनमें से काफी अच्छा ऑप्शन है। मैं नहीं कह रहा कि सबसे पहले हो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एग्रीकल्चर क्यों अच्छा है, ध्यान से सुनो। जो मेरे इनसाइट्स हैं वो मैं आपको बता दूं। देखो, हाँ, जॉब्स मिल जाएंगी, प्लेसमेंट हो जाएगी, एडीओ है, मतलब और गवर्नमेंट पोस्टें हैं, मार्कफेड है, पीएसयू कंपनीज हैं, और प्राइवेट कंपनीज में काफी अच्छा है, गवर्नमेंट जॉब्स हैं, फॉरेन, तो सब सही है, वो सब सही है। लेकिन मैं कुछ और अच्छी अच्छी बातें बताऊं। देखो, 2 क्वेश्चन रखता हूं आपके सामने, आप मुझे आंसर जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 1, क्या हमारी अर्थ की, इंडिया को भी छोड़ दो, ग्लोबल हो जाते हैं, क्या हमारी अर्थ की पॉपुलेशन ईयर बाय ईयर बढ़ती जा रही है कि कम होती जा रही है? मुझे बताओ, हमारी अर्थ की पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है कि कम हो रही है? लगातार हर साल ईयर बाय ईयर बढ़ती जा रही है, राइट? ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन, क्या हमारा जो एग्रीकल्चरल लैंड है, जिसपे आप एग्रीकल्चरल खेती बाड़ी करते हैं, वो बढ़ता जा रहा है कि कम होता जा रहा है? जो एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल लैंड है वो तो कम होता जा रहा है ना। इतनी सारी आप कोलोनाइजेशन कर रहे हो, कॉलोनियां काट रहे हो भाई, जो आपके पास अर्बनाइजेशन हो रहा है, रूरल एरियाज कम होते जा रहे हैं। तो देखो, ध्यान से सुनो, प्रॉब्लम क्या है, पूरे वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम है। एग्रीकल्चर का लैंड हो रहा है जी कम, और पॉपुलेशन हो रही है लगातार बढ़ रही। अब यार, दुनिया की पॉपुलेशन जब बढ़ेगी ना, वो बिना कपड़ों के रह लेंगे, बिना घर के रह लेंगे, लेकिन बिना खाने के कैसे रहेंगे? खाना तो सबको चाहिए। मैं ये तो कह ही नहीं रहा कि क्या खाना चाहिए, कुछ ना कुछ तो चाहिए भाई। इन ऑर्डर टू सर्वाइव वी नीड समथिंग, हमें कुछ ना कुछ तो खाने को चाहिए। जब इतनी पॉपुलेशन बढ़ेगी और एग्रीकल्चरल लैंड कम होगा, तो यहाँ पर खाना कम होगा। और फूड को बढ़ाने का क्या तरीका? देखो, अब पहले मेरे पास इतना लैंड, मान लीजिए 1 एकड़ लैंड था, वहां से एक्स अमाउंट प्रोड्यूस होती थी। अब मेरे पास जो लैंड है वो 1 एकड़ नहीं है, मे बी आधा एकड़ है, और उसमें से x/2 अमाउंट में प्रोड्यूस कर पाऊंगा। और उस x/2 अमाउंट को लेने के लिए पॉपुलेशन अगर पहले 100 होती थी, तो अब शायद 110 है, 20 है, 150 है। तो मुझे अपने पर एकड़ जो आउटपुट है उसको बढ़ाना पड़ेगा, इसको ईल्ड बोलते हैं। पर एकड़ जो हमारी ईल्ड है उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, लगातार कुछ ना कुछ एग्रीकल्चर में यहाँ पर रिसर्च कर रहे हैं। हम लगातार इम्प्रूव्ड वैरायटीज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हम लगातार ऐसी वैरायटीज, ऐसी चीजों को सोचने की, ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हमारी जो क्रॉप है वो, उस पर नुकसान कम से कम हो, क्योंकि बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, वॉर्म्स हैं जो क्रॉप खराब करते हैं, वीड्स हैं, उनको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम अपनी सीड्स में ऐसी इंप्रूव्ड वैरायटीज लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो आने वाला टाइम हो वो पर एकड़ आपको मैक्सिमम ईल्ड दे सके, पर एकड़ आपको ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिल सके, राइट? आपको चाहिए, बिकॉज इसके बिना तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, अर्थ खत्म हो जाएगी, कैसे रहेंगे लोग, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये तो चाहिए ही चाहिए ना, ये तो सबको समझना होगा। तो इसके लिए ना एग्रीकल्चर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हैं, कवेरी सीड्स या और बहुत सारी कंपनीज हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोगों को के लेवल पे थोड़े बाहर चला जाएगा, लेकिन वो लगातार ये काम कर रहे हैं, लगातार ये इंप्रूव्ड वैरायटीज लेके आ रहे हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, मार्केट में आप आज की डेट में टोमेटो लेने जाओ, टमाटर, आपको 2 तरह के टमाटर मिलेंगे अगर आप थोड़ी अच्छे लेवल की मार्केट में जाते हो। एक होती है देसी टमाटर, जो थोड़े से हरे हरे से, पीले पीले से होते हैं, और एक होते हैं हाइब्रिड टोमेटो, जो प्योर लाल लाल होते हैं, थोड़े से क्या कहते हैं, सख्त होते हैं, थोड़े से हार्ड होते हैं। जो देसी टोमेटो होते हैं थोड़े से पिचके पिचके से होते हैं, देखने में अच्छे नहीं लगते देसी टोमेटो, और जो हाइब्रिड होते हैं वो देखने में बड़े अच्छे लगते हैं कि भाई इतने लाल लाल सुंदर सुंदर से। अब असल में देसी टमाटर ही होते थे हमारे पास, ये नहीं थे पहले, देसी टमाटर ही थे। तो एग्रीकल्चरिस्ट ने उनके ऊपर रिसर्च करके उनकी जो सीड्स हैं, उनकी वैरायटीज को थोड़ा सा इंप्रूव करके ये हाइब्रिड वैरायटी थी, जो आपको दिखते हैं ना, ये हाइब्रिड टोमेटोस। और उनका नाम भी है, अगर आप ऑनलाइन किसी ग्रोसरी में चेक करना, बिग बास्केट में या किसी में, तो देखिए ना, टोमेटो 2 तरह के होंगे, देसी टोमेटोस और हाइब्रिड टोमेटोस। हाइब्रिड टोमेटोस लाल लाल होते हैं, थोड़े हार्ड, और जो देसी टोमेटोस हैं वो थोड़े पिचके पिचके से होते हैं, और वो थोड़े से यहाँ पर देखने में उतने अच्छे अपीलिंग नहीं लगते। देखो, देसी टोमेटोज में जूस कंटेंट ज्यादा होता है, जो हाइब्रिड टोमेटोज है उनमें जूस कंटेंट कम है। लेकिन क्यों बनाए हमने हाइब्रिड टोमेटोज? 2 रीजन है। पहला, देखने में अच्छे लगते हैं, जल्द बिक जाएंगे, वो सब सही है। दूसरा, उनकी शेल्फ लाइफ ज्यादा है। जो देसी टोमेटोज है वो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद जल्दी गल जाएंगे, सड़ जाएंगे, और जो हाइब्रिड टोमेटोज है वो 1 हफ्ता तक या शायद उससे भी ज्यादा सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, आप इसी वजह से
इम्प्रूव्ड वैरायटीज की हमें और भी जरूरत पड़ेगी इन फ्यूचर। तो एग्रीकल्चर तो एज अ सेक्टर ग्रो करना ही करना है। एग्रीकल्चर जो है वो हमारे पास एज अ सेक्टर ग्रो करेगा ही करेगा, अब ये तो श्योर है, क्योंकि सब कुछ खत्म हो जाएगा, खाना पीना तो चाहिए। और जब एग्रीकल्चरल यूजेबल लैंड कम हो जाएगा तो उसको बढ़ाने का, ईल्ड बढ़ाने का हमें एग्रीकल्चरिस्ट चाहिए भाई, जो हमें रिसर्च करके बताएं कि भाई इसीलिए ये जो पीएयू है वो मैगजीन लॉन्च करता है। वो लगातार यहाँ पर आप इनकी वेबसाइट के ऊपर चेक कर लो, या किसान मेल करवाता है, उसका मोटिव भी सिर्फ यही होता है कि ज्यादातर किसानों तक ये बात पहुंचाई जा सके कि कौन सी वैरायटी राइट नाउ इम्प्रूव्ड है, किस वैरायटी पे यहाँ पर जो अटैक है वॉर्म्स का ये सब वो कम होता है, और कहाँ पर आप मैक्सिमम ईल्ड या आउटपुट ले सकते हैं। तो दिस इज द रीजन व्हाई एग्रीकल्चर इज गोइंग टू बूम इन द फ्यूचर। अच्छा, ऐसे ही एग्रीकल्चर के साथ हॉर्टिकल्चर भी आप ले सकते हो, वेजिटेबल्स ही है जो एक ब्रांच हो जाती है एग्रीकल्चर की। तो ये दोनों तो ग्रो करेंगे, ठीक है। इसके बाद दो सेक्टर्स जो एक्चुअली तीन सेक्टर्स जो मुझे अच्छे लगते हैं, मुझे एग्री बिजनेस, बायोटेक और फूड टेक भी अच्छे लगते हैं। तीनों की बातें एक एक दो दो बता देता हूँ। देखो एग्री बिजनेस क्या, एग्रीकल्चर ने प्रोड्यूस बना दिया, आपको आउटपुट दे दी कि भाई ये रहे टोमेटो, ये रहे आपके पोटैटो, जो भी बनाया वो बना दिया। अब उसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है, देखो तीन चीजें होती हैं एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड। एक होता है इनपुट सेक्टर, ठीक है, एक होता है इनपुट सेक्टर, और एक होता है फार्म सेक्टर, और एक होता है प्रोड्यूस। तो इनपुट में जो एग्रीकल्चर के लिए चाहिए वो सब आ जाएगा, जैसे सीड्स चाहिए, फार्म टूल्स चाहिए। और दूसरा फार्म सेक्टर में आपने बनाना है, ठीक है, इसके नाम शायद कुछ और, लेकिन शायद ये फार्म सेक्टर में आपने, किसानों ने वो इनपुट से चीजें लेके फसल को बीजा, उसका ध्यान रखा, उसको ग्रो किया, और उसके बाद वो प्रोड्यूस में चला गया। अब जो तीसरा सेक्टर है ना, आउटपुट सेक्टर या प्रोड्यूस सेक्टर, जो भी आप उसका नाम रखो, उसका काम क्या है कि इससे ये चीज को लिया और इसको एंड यूजर तक पहुंचाना है। अब देखो किसान से सब्जी लेने मैं तो नहीं जाता, लेकिन मेरे घर तक सब्जी तो पहुंचती है। तो ये काम में जितने बंदे इन्वॉल्व है वो सारे में एग्री बिजनेस में ही है, वो एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट का हिस्सा है। तो वहां से किसान से सब्जी को या किसी भी चीज को आपके एंड यूजर तक, आपके घर तक पहुंचाने का काम में कई सारे सेक्टर्स, कई सारे जो लोग हैं वो इन्वॉल्व है, वो सारे एग्रीकल्चरल बिजनेस मैनेजमेंट में ही आते हैं। तो कोई बच्चा अगर एग्रीकल्चर के बाद एमबीए एग्री बिजनेस सोचता है तो उसको पहले से ही एग्री बिजनेस सोचना काफी अच्छा ऑप्शन यहाँ पर रह सकता है, ठीक है। क्योंकि एग्रीकल्चर की मैनेजमेंट, उसका बिजनेस प्लान बनाना, कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, कैसे मैक्सिमम लोगों तक बढ़ाया जाए, कैसे हम इससे और मार्जिन इंप्रूव कर सकते हैं, कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं, ये सब यहाँ पर प्लानिंग इसके अंडर आती है, ठीक है। कौन से रैंक तक कौन सा कोर्स मिलेगा मैं एंड में बताता हूँ, थोड़ा सा रुक जाओ यार, मेरी दिल की बात यार सुन, मेरे पास बहुत कम समय मिलता है ये सब बातें करने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद दो सेक्टर्स मैंने और बताए थे, बायोटेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्यों अच्छा है, आप लोगों को पता है, जितनी भी है आज के डेट में कोविड वैक्सीन ये सब डिस्कवरी हुई, ये सब बायोटेक का ही तो मेहरबानी है। बायोटेक ना होती तो आज की डेट में कोविड की वैक्सीन पता नहीं हो पाती कि नहीं, पता नहीं क्या सेक्टर होता क्या नहीं। तो मेडिसिन के रिलेटेड या रिसर्च के रिलेटेड या फोरेंसिक के रिलेटेड बायोटेक में काफी अच्छा स्कोप है। इसके बाद आ जाता है फूड टेक्नोलॉजी। फूड टेक्नोलॉजी मुझे पर्सनली बहुत ही बढ़िया लगता है, लाइक बहुत ही बढ़िया लगता है। क्यों, ध्यान से सुनो, देखो आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले चले जाते हैं, आज से 20-30 साल पहले की बात करते हैं, या 50 साल पहले की बात करते हैं, या थोड़ा और पीछे चले जाते हैं। देखो आप लोगों ने पिछले 30-40 साल पहले देखो और आज की दुनिया देखो, दोनों में फर्क पता क्या दिखता है, खाने पीने के रिलेटेड। आज से 50 साल पहले हमारे पास हर एक चीज हम घर पे खुद प्रोड्यूस करते थे, लाइक आपका दूध घर का होता था, आपका हर एक खाना पीना जो है, आप फसलें लोग खुद बीजते थे, ज्यादातर लोगों में बाटर सिस्टम था, थोड़ा और पीछे चले जाएंगे अगर तो। आज की डेट में भी खैर लेकिन बहुत कम हो चुका है। आप घर पे घी बनाते थे, आप घर पे दही बनाते थे, आप घर पे पनीर बनाते थे। आज की डेट में भी काफी लोग बनाते हैं, लेकिन काफी कम हो चुका है, ठीक है। और आज की डेट में आप क्या करते हो, घी आप वेर का, अमूल का बना बनाया लेते हो, पनीर बना बनाया लेते हो, ठीक है। तो काफी कम हो जाता है। और देखो आज की डेट में फॉरेन कंट्रीज देखो क्या कर रहे हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, हमारा कंट्री तो अभी डेवलपिंग है, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज है अमेरिका की तरफ से, तो वो क्या कर रहे हैं, वहां पे हर एक चीज पैक्ड आ चुकी है, हर एक चीज पैक्ड है। लाइक वहां पर आप लोगों को पता नहीं पता है कि नान हो गया, चपातीज हो गई, सब्जीज हो गई, सब कुछ बना बनाया रेडी टू ईट यहाँ पर ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं। हमारे इंडिया में भी आने लग गया है, लेकिन थोड़ा कम कम लोग प्रेफर करते हैं, लेकिन वहां पे जाए, है ना। क्यों, क्योंकि लोगों के पास बनाने का समय नहीं। हम आज की डेट में पनीर, जो घी है या मक्खन है या और सब चीजें घर पे क्यों नहीं बनाते, क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं बचा। पहले लोगों के पास समय था, लोग बनाते थे। अब देखो समझ पा रहे हो, आज की डेट में जो इंडिया में हो रहा है वो आज से 20-30 साल पहले अमेरिका या किसी और डेवलप कंट्रीज में शायद होता होगा।
और आज की डेट में जो डेवलप्ड कंट्रीज में हो रहा है वो आज से 10-20 साल बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी इंडिया में तो आने वाले 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, जितना टाइम बढ़ता रहेगा हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में पैक्ड फूड जो है वो हर जगह पर आ जाएगा। आज की डेट में भी बहुत जगह पर हमारे आसपास है, लेकिन हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम में शायद ये और बढ़ जाए, क्योंकि लोगों के पास जैसे जैसे लोगों की तरक्की होगी, हमारी जीडीपी देश की इंप्रूव करेगी, हमारा देश तरक्की की राह पर चलेगा, तो लोग कामों में उलझेंगे, लोगों के पास ये समय कम होगा, तो लोगों के पास ऑप्शन यही रहेगा पैक्ड फूड का। और इसमें बहुत सारी इंप्रूवमेंट ऑलरेडी हो भी रही है और आने वाले टाइम में होने भी वाली है। और इस पैक्ड फूड में जो पैक्ड फूड में कंपनीज काम करती हैं, जैसे नेस्ला हो गया, जैसे आईटीसी हो गया, या आशीर्वाद हो गया, आपको पता है आईटीसी का, आशीर्वाद का और भी हल्दीराम का बहुत सारे पैकेट फूड आइटम्स आज की डेट में मार्केट में मिलते हैं और आप ले सकते हो। राइट, रेडी टू सर्व है, वो गर्म करो बस आप उसको सर्व कर सकते हो, या ओवन में बड़ा थोड़ा बहुत रखना होता है, मतलब इजी टू बनाना है, इजी टू मेक एज कम्पेयर टू द रॉ मटेरियल्स। तो ये आने वाले टाइम में चीजें और भी ग्रो करेंगी, क्योंकि हम काम में इतना बिजी हो जाएंगे, थोड़ा पढ़ लिख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें इतना नुकसान भी नहीं है। लाइक हाँ, थोड़े बहुत प्रिजर्वेटिव्स हैं, लेकिन आज की डेट में कोशिश कर रहे हैं कि उसको भी कम किया जा सके। ये कौन कर रहा है भाई? आपके पैक्ड फूड आइटम्स को कौन इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है? फूड टेक्नोलॉजी। फूड टेक्नोलॉजी ये वो साइंस की ब्रांच है जो लगातार यही कोशिश कर रही है कि पैक्ड फूड आइटम्स को मोर सिक्योर, लेस केमिकल्स, लेस प्रिजर्वेटिव्स, मोर फ्लेवर एंड मोर रिफ्रेशिंग, ज्यादातर लोगों तक एट लो कॉस्ट कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। और बहुत सारी कंपनीज इसमें इन्वॉल्व हैं और मुझे जरूर ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में ये जरूर सेक्टर ग्रो करेगा। कितने टाइम में आई एम नॉट श्योर, लेकिन आने वाले टाइम में हमें ऐसा जरूर लगता है कि ये सेक्टर यहाँ पर ग्रो कर सकता है। तो ये यहाँ पर कुछ करियर ऑप्शंस हैं विच यू कैन कंसीडर। एग्रीकल्चर के बारे में मैंने बता दिया, हॉर्टिकल्चर मैंने बता दिया, एग्री बिजनेस बता दिया, बायोटेक बता दिया, फूड टेक बता दिया। मैंने आपको न्यूट्रिशन, डायटेटिक्स एंड कम्युनिटी साइंस के बारे में भी बता दिया, अगर आपका इंटरेस्ट है जरूर करें। 5 इयर्स के इंटीग्रेटेड कोर्स के बारे में भी बता दिया कि टीचिंग और रिसर्च के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। इंडस्ट्री में जॉब्स हैं, लेकिन जब मैं इनको एग्रीकल्चर को, हॉर्टिकल्चर को देखता हूँ तो थोड़ी कम दिखती है। ठीक है, तो कंसिडर कर सकते हो। तो ये सारे हमारे पास समरी आ जाती है सारी यहाँ पर कोर्सेज के बारे में। जब मैं कह रहा हूँ कि फूड टेक का स्कोप अच्छा है, एग्रीकल्चर का, मैंने ग्लोबल बात करी, मैं इंडिया के तो बारे में बात ही नहीं कर रहा ना। एग्रीकल्चर में मैंने बोला एग्रीकल्चरल लैंड कम होगा तो हमें इंप्रूव्ड वैरायटीज चाहिए, हमें वहां पर रिसर्च चाहिए। अकेले इंडिया को थोड़ी चाहिए यार, दुनिया के हर एक कोने में चाहिए। तो इसका फॉरेन छोड़ दो, दुनिया के हर एक कंट्री में इसका इक्वली यहाँ पर ये नीड रहेगी। तो डेफिनेटली किसी कंट्री में कम, किसी कंट्री में ज्यादा, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं देखो, उनमें तो एग्रीकल्चरल लैंड और भी कम है, तो वहां पे भी यहाँ पर काफी नीड इसकी रहेगी। तो डेफिनेटली ये सेक्टर फॉरेन में भी काफी अच्छा स्कोप रखते हैं। और फॉरेन कंट्रीज कुछ ऐसे जहां पर एग्रीकल्चरल लैंड थोड़ा बहुत फिर भी हो, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, वहां पर ये और भी ज्यादा स्कोप रखते हैं। तो काफी यहाँ पर इन फील्ड का स्कोप है। बहुत सारे बच्चे न्यूजीलैंड हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इवन यूएसए हो गया, या और बहुत सारे कंट्रीज में जाते हैं। कुछ बच्चे रिसर्च के लिए यूनिवर्सिटी से डायरेक्टली भी जाते हैं, कुछ एग्जाम्स होते हैं जीआरई वगैरह, वो देख के स्कॉलरशिप के अंडर एडमिशन हो जाती हैं और बहुत अच्छा अच्छा यहाँ पर ऑप्शन रहता है। जैसे अब देखो, मैं यूनिवर्सिटी की ऐड नहीं कर रहा, लेकिन ये बात सच है, देखो ध्यान से। मैं आपको कुछ और दिखा ही देता हूँ। यहाँ पर ना मैंने एक न्यूज देखी थी कल परसों, इन मीडिया में था शायद। ये देखो, पीएयू स्टूडेंट फेलोशिप फॉर पीएचडी। देखो भाई, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस हैं इनको, सोनाली कौंडल, जिन्होंने यहाँ पर 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स बायोकेमिस्ट्री का यहाँ पर पीएयू में कर रहे थे, और इसके बाद इन्होंने पीएचडी इन एग्रीकल्चरल साइंसेज में एडमिशन ली। और ये कहाँ पर ली, ये उनके टॉपिक का नाम है फिजियोलॉजिकल एंड मॉलिक्यूलर स्टडी ऑन वेजिटेबल फर्टिगेशन इन द प्रोटेक्टेड क्रॉपिंग ऑफ ककम्बर। और ये कहाँ पर करी, ये देखो तो यहाँ पर लिखा होगा, कहाँ पर लिखा है यार, ये लिखा वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया। तो वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में ये पीएचडी करने चले गए अंडर दिस टॉपिक, और इनको इतनी यहाँ पर स्कॉलरशिप जो है वो ऑफर हुई है पीएचडी के लिए, फेलोशिप बोलना चाहिए, इतनी फेलोशिप यहाँ पर ऑफर हुई। तो अगर आप पढ़ने में अच्छे हो तो देखो, ये यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट थे, और रिसेंटली न्यूज है ये, लाइक 25 जुलाई की, आज 26 जुलाई, कल की न्यूज है। तो
अगर आप पढ़ने में अच्छे हो तो इट डजंट मैटर आप कौन से कोर्स में जा रहे हो, ये किसी भी फील्ड में जाओगे, अगर आप हार्ड वर्किंग हो तो डेफिनेटली आप सक्सेस ले लेंगे। ठीक है, एंड मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू सोनाली जी। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपके ऊपर भी है कि आपके गट्स पोटेंशियल कितना है। ठीक है, अब मैं आप लोगों के क्वेश्चंस भी ले लेता हूं, मैंने जो बताना था आपको बता दिया। एग्री बिजनेस भी काफी अच्छा ऑप्शन है, लेकिन ये लास्ट ईयर ही शुरू हुआ है, तो अभी उनके प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स वगैरह नहीं है, तो थोड़ा सा उसको टाइम लगेगा और ग्रो करने के। बहुत सारे बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे रैंक आए हैं, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। कुछ बच्चों की साथ हम यहाँ पर फोटोज या वीडियोस आपको सोशल मीडिया पे जल्दी शेयर भी करेंगे होपफुली, तो वो सब अच्छी बात है। और कौन कौन से हैं मैं यहाँ पर आपका समय खराब नहीं करूंगा, बहुत सारे बच्चों के अच्छे अच्छे रैंक है। ठीक है, तो वो भी जरूर आप देखिए। हालांकि मैक्सिमम क्वेश्चंस उम्मीद है आप सभी के आंसर हो गए होंगे, फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो इसी वीडियो के कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और सीईटी रिलेटेड हम और भी कई सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस इस चैनल पे लेके आने वाले हैं, तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं, खैर करनी तो चाहिए, इतनी मेहनत लगती है इसको बनाने में। और लाइक तो जरूर करके जाना पड़ेगा भाई नेक्स्ट वीडियो में, तभी हम कॉन्फिडेंसली थोड़ा बना पाएंगे, बिकॉज लाइक से और कुछ थोड़ी होता है, हमें सिर्फ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि हाँ हमें थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों के लिए भी वीडियोस को लेके आना है, रेलेवेंट वीडियोस को फॉर सी। कोई भी क्वेश्चन हो आप नीचे कमेंट में पूछ लेना। मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट, आप लोगों ने जो मेहनत करी थी भाई, उन मेहनत के सदका आप लोगों को काफी अच्छे अच्छे रैंक मिले हैं। मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। आप लोगों के लिए एक छोटा सा काम है, आपका क्या रैंक है और आप कौन से कोर्स में जाना चाहते हैं, इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिएगा। हम आपको गुड विशेस भेजेंगे और आप पक्का से अपने डिजायर्ड कोर्स में एडमिशन लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं बड़ी जल्दी नेक्स्ट किसी वीडियो।